हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पॉलिटिकल जियोग्राफी के सॉल्व करेंगे, राजनीतिक भूगोल के सॉल्व करेंगे। इसमें 2014, 2020 और 2023 जो वैकेंसी है, इन तीनों भर्तियों के जो राजनीतिक भूगोल के पॉलिटिकल जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, रिमलैंड थ्योरी ऑफ स्पाइकमैन अपीयर्स इन द बुक। तो हम मैकेंडर की थ्योरी पढ़ते हैं, हार्टलैंड वाली, और रिमलैंड थ्योरी किसकी पढ़ते हैं? स्पाइकमैन की, जो कि कौन सी बुक में दी गई थी? ये बुक में दी गई थी द जियोग्राफी ऑफ द पीस। ये 1944 में आई थी। हालांकि उन्होंने थ्योरी है वो 1942 में दे दी थी और 1943 में इनकी डेथ हो गई थी स्पाइकमैन की, और 1944 में ये पब्लिश हुई थी। तो 42 में थ्योरी दे दी, 43 में इनकी डेथ होती है, और 44 में द जियोग्राफी ऑफ पीस निकोलस जॉन स्पाइकमैन की है। तो ये अपीयर्स इन द बुक, कौन सी बुक? द जियोग्राफी ऑफ द पीस। इस किताब में ये होती है। दूसरा सवाल है, पॉलिटिकल जियोग्राफी अदर देन मैकेंडर रिलेटेड टू हार्टलैंड कॉन्सेप्ट। हार्टलैंड कॉन्सेप्ट मैकेंडर का था, हमें पता है मैकेंडर ने दिया। अब इस हार्टलैंड के सिवा हार्टलैंड कॉन्सेप्ट से और कौन रिलेटेड है? तो इसमें जो महान थे, महान नहीं है, महान ने क्या दिया था? महान ने, ये 80 महान थे, ये समुद्री शक्ति के लिए, समुद्री या जो सी पावर है, सी पावर के लिए। जबकि मेजर सेवेरस की है, मेजर सेवेरस की है वो एयर पावर के लिए, वो सी पावर के लिए, और ये एयर पावर के लिए जाने जाते हैं। जबकि मीनिंग और हुसन ने इसमें हार्टलैंड में थोड़ा सा संशोधन करके अपना कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ए और बी। अब देखो, हमें पता है, अगर मान लो इसको अगर ऐसे डील करें, तो सी सेवेरस की एयर पावर का है, तो सी 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 डिलीट हुआ और अपने आप उत्तर हो गया ए और बी। मीनिंग और हुसन इन्होंने संशोधन किया था। अगला सवाल देखें, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो सीमा का प्रकार है वो कैसा है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो सीमा है, वो पहली तो है, एक तो कैसी है? जियोमेट्रिक है। जियोमेट्रिक किस कारण है? 38 डिग्री उत्तरी देशांत या नॉर्थ लैटिट्यूड है। उत्तरी जो उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड, एक तो ये इस रेखा से होती है, और दूसरी जो है इसकी कुछ बात करें तो ये आरोपित है। कैसी है? सुपर इम्पोज्ड है। सुपर इम्पोज, जैसे कि हार्ट्सऑन का जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बाउंड्री का, तो उसमें उन्होंने सुपर इम्पोज्ड भी दिया है। तो सुपर इम्पोज्ड भी है क्योंकि ये कोरिया को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बांटने का कार्य करती है, एक ही कल्चर को बांटने का कार्य करती है, इसलिए ये सुपर इम्पोज्ड है, थोपी गई है वहां पे, कोरियन लोगों पे एक तरह से थोपी गई है। तो ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है। अगला अगला एक जस्ट टर्म को लेके पूछा गया है कि ये क्या कहलाता है। तो रिलेशनशिप अमॉन्ग पावर स्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, सत्ता की संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के मध्य का जो संबंध कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो पॉलिटिकल इकोलॉजी कहलाता है। पॉलिटिकल इकोलॉजी, सत्ता की संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के मध्य। तो पावर स्ट्रक्चर कैसा है, और रिलेशनशिप अमंग पावर स्ट्रक्चर में और एनवायरनमेंट में और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में। तो एनवायरनमेंट के साथ हम किसी भी चीज का देखते हैं, समाज का देखते हैं तो सोशल इकोलॉजी बन जाता है, कल्चर का देखें तो कल्चरल इकोलॉजी बन जाता है, पॉलिटिक्स का देखते हैं तो पॉलिटिकल इकोलॉजी बन जाता है। ये पॉलिटिकल इकोलॉजी हो गया। गैरीमैंडरिंग है, ये कोई जो वोट वगैरह होते हैं तो वोटों का हेर फेर करना होता है, तो एरिया को इस तरीके से मतदाताओं को विभाजित कर दिया जाता है कि उससे सत्ता में जो पार्टी होती है उसको फायदा होता हो, तो ये गैरीमैंडरिंग कहलाता है। इको टेररिज्म और कल्चरल डिफ्यूजन है। कल्चरल डिफ्यूजन कल्चरल जियोग्राफी का पार्ट है। अगला सवाल, अगले सवाल में, नॉर्थ अटलांटिक जो महासागरीय जल मार्ग है, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग है, जो उत्तरी सबसे नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, ये सबसे बिजिएस्ट भी है और महत्वपूर्ण है। ये विकसित और विकासशील दोनों देशों को समीप लाता है। तो ये जो विकसित और विकासशील को समीप नहीं लेता, दोनों और इसके विकसित है। बी गलत है, ए तो सही है, नॉर्थ इंपॉर्टेंट रूट है, ये तो सही है।
दूसरा कह रहा है कि ये ब्रिंग डेवलपिंग और डेवलपिंग, दोनों तरफ यूरोप भी डेवलप्ड है और इधर नॉर्थ अमेरिका भी डेवलप्ड है, तो इस वजह से ये दोनों तरफ डेवलप्ड है, तो आर गलत हो गया, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स हो गया। अगला, अगले में पूछा गया निम्न में से कौन सा देश अपने भू-क्षेत्रीय आकार से सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित है, कौन सा एक्यूरेटली सुमेलित है? चिली की शेप होती है वो इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड भी होती है और साथ में विच्छिन्नाकार भी होता है, यानी फ्रेगमेंटेड होता है। चिली को आप नीचे देखोगे इतने सारे द्वीप है, इतने सारे आइलैंड है, मैगलन स्टेट के पास देखोगे आप तो बहुत सारे द्वीप है, तो ये फ्रेगमेंटेड भी है और इलोंगेटेड भी है, लंबा सा है दक्षिण अमेरिका में। रसिया, रसिया मोस्टली फ्रेगमेंटेड नहीं है, मोटा मोटा थोड़ा बहुत एक आध आइलैंड तो है बट इतना फ्रेगमेंटेड नहीं है, तो ये भी इतना नहीं है। पोलैंड की कॉम्पैक्ट शेप है, पोलैंड की कॉम्पैक्ट शेप है, ये एकदम से सही है। फिलीपींस भी इलोंगेटेड नहीं है, फिलीपींस और शायद म्यांमार है, ये जो है प्रस्फोटाकार है, कैसे है, विस्फोटाकार है, ये प्रोटोट्रेडेड, जैसे बम से कोई विस्फोट निकलता है, तो म्यांमार विस्फोटाकार है, ये तो कंफर्म है। फिलीपींस भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मे बी फिलीपींस भी फिलीपींस है वो विच्छिन्नाकार है, फिलीपींस है विच्छिन्नाकार, फिलीपींस कैसा है, विच्छिन्नाकार है, ये विच्छिन्नाकार है, फिलीपींस कैसा है, विच्छिन्नाकार, तो ये विच्छिन्नाकार होने की वजह से गलत हो गया। चिली वैसा है, रूस, रूस एकदम बड़ा है बट वो वैसे नहीं है, और विस्फोटाकार में बर्मा और थाईलैंड है, बर्मा और थाईलैंड है, ये जो है विस्फोटाकार कौन से, बर्मा और थाईलैंड, ये दो इसके एग्जाम्पल है। कॉम्पैक्ट के एग्जाम्पल देखें तो कॉम्पैक्ट में हंगरी, बेल्जियम और पोलैंड, हंगरी, बेल्जियम और पोलैंड इसके एग्जाम्पल है, तो ये याद रखने आपको, हंगरी, बेल्जियम और पोलैंड। अगला, कॉम्पैक्ट मतलब जिसके शेप में इतना डिस्टॉर्शन नहीं है, वो होता है कॉम्पैक्ट। बहुभाषावाद संघर्ष से न्यूनतम प्रभावित देश है, इनमें से बहुभाषावाद, बहुभाषावाद क्या होता है, एक ही देश में बहुत सारी भाषाएं होती है, फिर अलग अलग भाषाओं वालों में संघर्ष देखने को मिलता है, जैसे भारत में भी कई बार बहुत सारी भाषाएं हैं, तो दक्षिण राज्यों में भी हिंदी को लेकर कुछ विवाद होता रहता है, तो ये किसी देश में मान लो एक ही भाषा होती है तो उसमें विवाद बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो लिस्ट इन्फ्लुएंस्ड कंट्री है जो है, तो नाइजीरिया में बहुत सारे कबीले हैं, क्या है, कबीले हैं, तो बहुत सारी उनकी भाषाएं हैं। बेल्जियम, साइप्रस, इनमें भी है, इनमें वेनेजुला है वो सबसे कम प्रभावित है, इसमें वेनेजुला है वो सबसे कम प्रभावित है, बाकी बेल्जियम में भी हो सकता है कई भाषाएं हो, साइप्रस में भी कई भाषाएं हो, वेनेजुला में भाषा मतलब लैटिन अमेरिकी देश है तो लिमिटेड है, इस वजह से भाषा का विवाद कम है वहां पे। अगला, निम्न में से कौन सा कथन राजनीतिक भूगोल की पारिभाषिक संकल्पना के बारे में सही है? क्या पॉलिटिकल जियोग्राफी को डिफाइन करने वाला फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी? पॉलिटिकल जियोग्राफी के बारे में डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट में कौन सा सही है? क्षेत्र और क्षेत्रीयता अलग किए जा सकते हैं, टेरिटरी और टेरिटोरियलिटी अलग नहीं किए जा सकते, पहली चीज तो गलत बात है। क्षेत्रीयता, टेरिटोरियलिटी इज स्पेस नहीं, टेरिटरी इज स्पेस, टेरिटरी स्पेस है, टेरिटोरियलिटी है वो क्षेत्रता, एक एक्टिविटी, एक्टिविटी कह सकते हैं, तो टेरिटरी, टेरिटरी है वो स्पेस है, यहाँ उल्टा लिख दिया। ये लिख रहा है सेपरेटेड, सेपरेट नहीं, जुड़े हुए हैं, क्षेत्र और क्षेत्रीयता दोनों आपस में जुड़े हुए, अविभाज्य रूप से अंतर संबंधित है, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो यहाँ उल्टा लिख दिया और ये उल्टा लिख दिया, तो ये आराम से क्षेत्र के साथ ही क्षेत्रीयता जुड़ी हुई है, उस क्षेत्र के साथ क्षेत्रीयता जुड़ी हुई है, पर क्षेत्रीयता कोई क्षेत्र नहीं है, स्पेस नहीं है, स्थल नहीं है। अगला, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 88 का 4। अगला, अगले में पूछा गया है निम्न में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय राज्य से संबंधित नहीं है? देखो तीन चीजें होती है, एक होता है स्टेट, एक होता है नेशन, स्टेट तो पॉलिटिकल टर्म है, नेशन है एक राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, और ये जब राष्ट्रीयता की भावना किसी स्टेट के साथ जुड़ जाती है
तब वो नेशन स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? नेशन स्टेट कहलाता है, जहाँ पे एक ही तरह की भाषा हो, एक ही तरह के लोग आपस में एकदम से जुड़े हुए हो, उस स्टेट में एक ही तरह की नेशनलिटी हो, तब ये कहलाता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, द इनहेबिटेंट्स शेयर ए सेंस ऑफ नेशनल कोहेजन। ये सही बात है। ये क्या है? सही बात है कि निवासी राष्ट्रीय साहचर्य का भाव रखते हैं, ये सही है। ये सही है। तो कौन सा? ये नहीं का पूछ रहा है, नहीं का पूछ रहा है। ये चरम भौगोलिक अनुभूति नहीं है, चरम भौगोलिक अनुभूति है। यहाँ गलत है, ये गलत है। चरम अनुभूति है, इसका सुपरिभाषित भूभाग होता है। देखो नेशन स्टेट में स्टेट वाले गुण भी है, नेशन वाले दोनों गुण होंगे। तो ये स्टेट तो है ही है, और ये क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी है, तभी तो स्टेट है। और ये सेंस रखता है नेशनल कोहेशन का, यानी कि निवासी राष्ट्रीय साहचर्य का भाव रखते हैं। ये चरम भौगोलिक अनुभूति है, यही गलत है। 89 में यही गलत है। बाकी सारे तीनों हैं, ये गलत लिख दिया है की जगह नहीं लिख दिया है। तो इट इज नॉट द अल्टीमेट जियोग्राफिकल रियलाइजेशन, नहीं, इट इज द अल्टीमेट जियोग्राफिकल रियलाइजेशन। ये चरम भौगोलिक अनुभूति ही है। अगला, अगले में पूछा गया कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है? फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज आर यूज्ड एज सिनोनिम्स इन जियोग्राफिकल लिटरेचर। फ्रंटियर और बाउंड्री क्या हम सिनोनिम के रूप में यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे लिए दोनों अलग है। फ्रंटियर और बाउंड्री, बाउंड्री हमारे लिए लाइंस है, फ्रंटियर हमारे लिए एरिया है, तो अलग है। तो पहला गलत है। दूसरा, बाउंड्रीज आर नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सोवरेनिटी। बाउंड्री बहुत जरूरी है सोवरेनिटी, संप्रभुता के लिए। एक राज्य के लिए क्या होनी चाहिए? राज्य के लिए उसका एरिया फिक्स होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। और एरिया कौन डिसाइड करेगा? एरिया को सीमाएं डिसाइड करेगी। तो ये बहुत जरूरी है, तो ये भी गलत है। दूसरा, यानी कि सीमाएं संप्रभुता का आवश्यक अवयव है, ये बोल रहा नहीं है। संप्रभु राज्य सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं। संप्रभु राज्य सीमांतों द्वारा विभाजित होते हैं। किससे होते हैं? सीमाओं द्वारा विभाजित होते हैं। संप्रभु राज्यों के पास क्या होती है? बाउंड्रीज होती है। फ्रंटियर नहीं, फ्रंटियर एक जस्ट अलग मामला है, ये एरिया है, बाउंड्री लाइनें हैं। तो सही उत्तर क्या हो गया? 90 का 3, 90 का 3। अगला, अगले में 4 महान विद्वान लिखे हुए हैं और सामने उनका काम लिखा हुआ है। तो हर्टलैंड थ्योरी, मैकिंडर की हर्टलैंड थ्योरी, बी का थर्ड लो, एक सही हो गया हर्टलैंड की मैकिंडर से। फिर भी होसोफर, होसोफर जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स थ्योरी देते हैं होसोफर। जियोपॉलिटिक्स शब्द जलेन देते हैं, पर जियोपॉलिटिक्स को एज ए थ्योरी डेवलप करने वाले कौन थे? वो होसोफर थे, जर्मन विद्वान होसोफर थे, जिनसे हिटलर भी प्रभावित थे। रेड जेल, रेड जेल ने कौन सा शब्द दिया? लेबेनश्रम शब्द दिया, और उस लेबेनश्रम शब्द का हिंदी में, सॉरी, जो इंग्लिश अर्थ है वो है लिविंग स्पेस, वास स्थल। तो ये भी सही हो गया। और बोमेन, बोमेन की जो किताब का नाम है द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी। बोमेन की किताब का क्या नाम है? ये बोमेन है, बोमेन की किताब का नाम है बोमेन। ये थोड़ा सा गलती से मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो ये बोमेन की किताब का नाम है द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी। अगला, अगले में पूछा गया हु डिफाइंड पॉलिटिकल जियोग्राफी इज कंसर्न्ड विद पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एरिया। अब ये परिभाषा है। अब परिभाषाएं बहुत सारी है, जैसे हरिवंश सक्सेना की राजनीतिक भूगोल है, उसमें कई सारी 8-10 परिभाषाएं दे रखी है। अब आपसे सारी याद होती है तो ठीक है, जो आई हुई है इसको हम देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल जियोग्राफी कंसर्न्ड विद पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एरिया, देयर रिसोर्सेज एंड देयर एक्सटेंट एंड द रीजंस फॉर पर्टिकुलर फॉर्म्स व्हिच दे एज्यूम। राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार है, उन कारणों से संबंधित है जिसका कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाउंड्स। बाकी सारे विद्वानों ने भी परिभाषा दी है, तो इतना याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड द हर्टलैंड। अब ये हर्टलैंड कौन बोलेगा? ये तो सीधा मैकिंडर ही बोलेगा। जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा वो हर्टलैंड पे शासन करेगा, और जो हर्टलैंड पे शासन करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड पे शासन करेगा, और जो वर्ल्ड आइलैंड पे शासन करेगा वो किस पे शासन करेगा? वर्ल्ड पे शासन करेगा। वर्ल्ड आइलैंड यूरोप, एशिया और जो अफ्रीका का पूरा संयुक्त भाग है उसको वर्ल्ड आइलैंड कहा गया है।
मैकिंडर द्वारा। अगला, हार्टलैंड थ्योरी बाय मैकिंडर, ये कब दी गई? अब हार्टलैंड थ्योरी देखो, शुरुआत में जो थ्योरी थी उन्होंने जियोग्राफिकल पाइवट शब्द किया 1904 के अंदर। फिर उन्होंने 1919 के अंदर हार्टलैंड शब्द प्रयोग किया, फिर ये 1943 में देते हैं। तो इस वजह से अब बाकी ऑप्शन तो थे नहीं, तो आपको तो यही जाना था, पर ये सवाल डिलीट हो गया क्योंकि हार्टलैंड शब्द पहले नहीं आया था। हार्टलैंड शब्द 1919 के अंदर ही आता है, इसीलिए ये सवाल डिलीट हो गया। ये सवाल है वो डिलीट हो गया है। उन्होंने कब कब दिया? 1904 में जियोग्राफिकल पाइवट दिया, फिर हार्टलैंड दिया, फिर मिडलैंड बेसिन शब्द दिया। तो ये अब आपको ऑप्टिमम कैसे करना था? 1904 करना था, फिर डिलीट हो वगैरह हो वो देखा जाएगा। अगला, रेमलैंड सिद्धांत किसने दिया? रेमलैंड सिद्धांत स्पाइकमैन में दिया। एक में ही रेमलैंड, देखो एक ही पेपर के अंदर पूछ रहे हो और वापस वही सवाल दे रहे हो, तो उत्तर सेम में ही दे रहे हो। किसने दिया? स्पाइकमैन ने दिया। इनकी किताब का नाम जियोग्राफी ऑफ पीस। अगला, द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन और पॉलिटिक्स ऑफ कंजप्शन, ये टर्म किसने की है? ये थोड़ी सी फैक्चुअल सवाल है, पर किसने किया? पी सैंडर्स ने किया है। किसने? पी सैंडर्स ने इनका प्रयोग किया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा देश एक नर जातीय राष्ट्र राज्य का स्वीकार्य उदाहरण नहीं है? नेशन स्टेट बात कर रहे थे, तो एथनिक नेशन स्टेट का एग्जाम्पल नहीं है। डेनमार्क में डेनिश भाषा है, पोलैंड में पोलिश भाषा है, यहां पूरा नेशनलिटी क्लियर कट दिखती है, पर यूके के अंदर नहीं दिखती। यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड भी है, तो स्कॉटिश अलग लोग है, आयरिश अलग लोग है, तो आयरिश एथनिसिटी अलग है, फिर ब्रिटिश, तीन तरह की आपको चीजें दिख रही है। ब्रिटिश लोग दिख रहे हैं, आयरिश लोग दिख रहे हैं, स्कॉटिश लोग दिख रहे हैं। तो उत्तर क्या हो गया? 143 का 2। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है, फेडरल सिस्टम इज मोर सुटेबल इन द कंडीशन ऑफ। अब ये सवाल था, फेडरल सिस्टम वाला, ये सवाल भी डिलीट किया था। क्या है? डिलीट किया था। अब देखो, फेडरल सिस्टम कब बनाते हैं? देखो, अगर इस सवाल पे हम ना जाएं, डिलीट हो गया है तो हो गया है, ठीक है। फेडरल सिस्टम संघ कब बनाया जाता है? संघ बनाया जाता है एरिया बहुत बड़ा हो, एरिया बहुत बड़ा हो, तो आप उन लोकल जगह पे जा नहीं सकते। सेंट्रल सरकार है, वो हर जगह पे नियंत्रण नहीं रख सकती है, तो फिर उस सत्ता का क्या है, हम थोड़ा सा विकेंद्रीकरण करते हैं, तो राज्यों की भी सरकारें हो, ये कर सकते हैं, स्टेट्स की भी अपनी गवर्नमेंट हो, तो सेंट्रल पावर और स्टेट्स पावर, ये फेडरल सिस्टम हो सकता है। दूसरा दूसरा वहां पे दूसरा वहां पे हाँ, तो अब देखो, दूसरा वहां पे क्या है, थोड़ी रीजनल एक्सप्रेशन हो। वहां पे रीजनल एक्सप्रेशन हो मतलब कि अब जैसे भारत है, तो भारत में राजस्थान वालों का थोड़ा सा अलग मामला होगा, तमिलनाडु वालों का अलग होगा, तो रीजनलिटी दिखती है, क्षेत्रवाद, क्षेत्र अलग अलग दिखता है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए वहां के लोगों की अपनी भावना होगी, अपनी समस्याएं होगी, वहां के लोगों को समझने वाले भी वही होंगे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा क्षेत्रीयता है, प्रादेशिक अभिव्यक्ति है, वो क्लियर कट दिखती है। तो अब कोई ऐसा मोटा-मोटा कोई ऐसा रूल नहीं है कि वहीं लगेगा, पर एक मोटा लार्ज एरिया हो और रीजनल एक्सप्रेशन हो, ये 2 गुण हो सकते हैं। इसीलिए ये सवाल डिलीट हुआ कि लार्ज एरिया पे भी थोड़ा सूटेबल हो सकता है और रीजनल एक्सप्रेशन हो, तभी हो सकता है। अगर कल्चरल होमोजेनिटी है और स्मॉल एरिया है, तब कैसा लगेगा? तब यूनिटरी सरकार है, एकदम यूनिटरी, कि छोटा एरिया हो तब भी और कल्चरल होमोजेनिटी हो। रीजनलिटी अलग अलग हो, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी है इसलिए, और लार्ज एरिया है तो हम नियंत्रण नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दोनों जो है, टू और ये दोनों सही लग रहे हैं, इस वजह से ये तो गलत हो गए, दोनों हैं, इस वजह से ये डिलीट हो गया। अगला, ये सवाल है फेडरल सिस्टम का, टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम एंड कंट्रीज इज, मिसमैच कौन सा है? मिसमैच कौन सा है? तो
इसमें से जो इसका सही उत्तर है वो माना गया है म्यूचुअल इंटरेस्ट पे मैक्सिको। मैक्सिको फेडरल सिस्टम है पर म्यूचुअल इंटरेस्ट पे नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज टाइप का है। कैसा है? कॉम्प्रोमाइज टाइप का है। जैसे कि भारत, भारत भी कॉम्प्रोमाइज पे है और कॉम्प्रोमाइज में नाइजीरिया भी है। भारत कैसा है? अर्ध संघ बोलते हैं हम। कैसे बोलते हैं? क्वासी फेडरल सिस्टम है हमारा। तो क्वासी फेडरल है, अर्ध संघ है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 1 कहता है यूनियन ऑफ स्टेट, तो हम फेडरल है, हम भी फेडरल है, तो हम कॉम्प्रोमाइज प्रकार के हैं। इम्पोज्ड प्रकार का पाकिस्तान है, पर चाइना खुद यूनिटरी है। अब उस समय हो सकता है ऑब्जेक्ट नहीं लगाओ, ये कैसा है? यूनिटरी टाइप का सेंट्रलाइज्ड है, और वो भी मोर सेंट्रलाइज्ड है। कैसा है? ज्यादा ही सेंट्रलाइज्ड है, वो यूनिटरी प्रकार का है। तो उस समय ये आरपीएससी ने ये माना था, बट चाइना यूनिटरी स्टेट है, ठीक है, एक एकात्मक व्यवस्था है वहां पे, संघीय व्यवस्था नहीं है। तो ये भी उत्तर मतलब हो सकता था, पहला और तीसरा दोनों हो सकते थे। तो सही उत्तर ये आरपीएससी ने माना है। और ये जो केंद्रीकृत चीन है ये यूनिटरी नहीं है, और यहाँ संघीय व्यवस्था के ही पूछ रहा है। तो सेंट्रलाइज तो है पर वो यूनिटरी का प्रकार है, ना कि फेडरल का प्रकार है। अगला, अगले में हम 2014 के लिए थे इतनी देर तक, अब 2020 के सवाल ले रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रीजन्स एज फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अब एक पॉलिटिकल जियोग्राफी की उसमें परिभाषा आई थी, एक इसके अंदर आ गई है, ये अलेक्जेंडर की परिभाषा है। किसकी? अलेक्जेंडर की परिभाषा है। परिभाषाएं बिल्कुल फैक्चुअल है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। मोडी की भी दी हुई है, कार्लसन की भी दी हुई है, कोहेन की भी दी हुई है, पिछली बार पाउंड्स की पूछी थी। तो ये तो ठीक है, आपको याद रहता है, नहीं रहता है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, एक आध सवाल ऐसे छूट जाए तो। जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा का प्रवर्तक, जर्मन फिलोसॉफी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अब देखो, जियो पॉलिटिक्स शब्द कौन दे रहा है? जलेन दे रहा है। और इसको पूरा एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए थ्योरी जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा के रूप में डेवलप कौन कर रहा है? हॉसोपर कर रहा है। और इसी हॉसोपर से हिटलर भी प्रभावित होते हैं और विश्व युद्ध हो जाते हैं। तो ये कार्ल हॉसोपर, ये सेम देखो, लैंग्वेज चेंज होगी, बस सवाल पूछे जाएंगे। अगला, अगला है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स के बारे में करेक्ट वन। तो भू राजनीति, राज्य एक जीव है, विकास उसका नियम है। स्टेट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। और जीव क्या करेगा? जीव, जीव को क्या चाहिए? जमीन चाहिए। डेवलपमेंट इट्स रूल, विकास उसका नियम है। तो ये सही है। दूसरा, फिलोसॉफी ऑफ जियो पॉलिटिक्स वाज लिमिटेड टू यूरोप। अब देखो इसमें क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स, फाइंड द करेक्ट वन। अब इसमें कोई वर्तमान, भूतकाल, भविष्य कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये अभी के बारे में है। जो कथन है वो सीधी उसकी लैंग्वेज पढ़ो। फिलोसफी ऑफ जियोपॉलिटिक्स वाज लिमिटेड टू यूरोप, या यूरोप तक लिमिट थे। ये वाज पूछ रहा है, पास्ट काल में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि भू राजनीतिक विचारधारा यूरोप तक सीमित रही, ऐसा था क्या? नहीं, यूरोप तक सीमित नहीं थी। हर कोई, यूरोप वाले भी करना चाहते थे, जापान वाले भी अपना करना चाहते थे, उत्तर अमेरिका में यूएसए है वो भी अपना कुछ करना चाहता था। तो जियो पॉलिटिक्स, अब कोई सन तो लिख नहीं रखा है, पास्ट में सन तो नहीं लिख रखा है, तो जियो पॉलिटिक्स की विचारधारा है वो यूरोप नहीं, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए वगैरह सब लोग चाहते थे कि हम ही कुछ करें। ये पहले से ही सारे लोग, चीन वगैरह भी तो कब्जा करना चाहता था। तो जियो पॉलिटिक्स कौन नहीं करना था? डिएगो ग्रासिया वगैरह, जो इन्होंने यूएसए ने हिंद महासागर में जो नेवल बेस बनाया, तो कौन नहीं करना चाहता? ये वाज लिमिटेड नहीं है, ये गलत है, बी गलत है। तो बी गलत है, मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, उत्तर हो गया ये ए और सी। राज्य की आत्मनिर्भरता उसके क्षेत्रीय विस्तार से ही संभव है। राज्य आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब क्षेत्रीय विस्तार होगा। तो ए और सी सही है। अगला, अगला है इन विच बुक हालफोर्ड मैकिंडर कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटिश थे। प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये दो बार लिख दिया, प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्टलैंड इन 1919 में हार्टलैंड ने कौन सी बुक में दिया? तो ये थी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। 1904 के अंदर कौन सी थी? 1904 के अंदर कौन सी थी? 1904 के अंदर थी हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल पाइवट। क्या थी?
सॉरी जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। 1904 के अंदर जो किताब थी इनकी, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल पाइवट। और 1943 में द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ पीस। 1943 में जो इनकी थी द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ पीस। देखो शुरुआत में इन्होंने भौगोलिक दूरी दी जिसको जियोग्राफिकल पाइवट बोलते हैं। विनिंग ऑफ पीस है क्या? विनिंग 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 ऑफ पीस। तो शुरुआत में जियोग्राफी पाइवट देते हैं, उसी को 1919 में ये हार्टलैंड बोल देते हैं। किताब का नाम होता है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। जियोग्राफी ऑफ पीस है वो स्पाइक मैन की किताब है। अर्थ एंड द स्टेट किसकी किताब है? विटलसी की किताब है। विटलसी किसकी किताब है? विटलसी की किताब है। विटलसी जो कि 13 एग्रीकल्चर रीजन्स देते हैं, उन्होंने भी पॉलिटिकल जियोग्राफी में काम किया है। जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन डिवाइडेड वर्ल्ड। जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन डिवाइडेड वर्ल्ड। जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन डिवाइडेड वर्ल्ड, ये एस बी कोहेन की किताब है। ये किसकी है? एस बी कोहेन। और ये स्पाइकमैन। तो ये किताबें दूसरे वालों के लोगों की भी याद करनी है। सेवेरिस्की ने किस पे दिया? सेवेरिस्की जो अलेक्जेंडर डी सेवेरिस्की, ए डी सेवेरिस्की ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यू कैसा दिया? एयर पावर का दिया। सी पावर का किसने दिया? एटी महान ने दिया। और लैंड पे तो वो बात करते ही है, हार्टलैंड कॉन्सेप्ट वाले पे बात करते ही है, फिर रेम वुलार्ड ने वाले पे स्पाइकमैन करते हैं, हार्टलैंड वाले पे मैकेंडर करते हैं। अगला, अगले में पूछा गया है राष्ट्र और राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा हुआ है? रिगार्डिंग नेशन और स्टेट, स्टेट इज ए पॉलिटिकल यूनिट व्हाइल नेशन इज ए सोशल बेस्ड यूनिट। ये पहला सही, पहला कथन सही है, मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अगले में चलते हैं। बहुत स्टेट एंड नेशन है पॉलिटिकल बाउंड्री। नेशन की कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती, स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। दूसरा गलत है। दूसरा क्या है? गलत है। तो दूसरा गलत है, मतलब यही उत्तर हो गया। 65वें का क्या हो गया? 65वें का तीसरा हो गया। स्टेट की होती है पॉलिटिकल बाउंड्री, नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती, हो गया। स्टेट हैज 4 एलिमेंट। पॉपुलेशन होती है, उसकी क्षेत्र होता है, मतलब जनसंख्या होती है, उसका क्षेत्र होता है, टेरिटरी होती है, एक गवर्नमेंट होती है, एक संप्रभुता होती है, सॉवरेनिटी होती है। तो ये होता है लास्ट। देयर कैन बी 2 और मोर नेशनलिटी लिविंग इन वन स्टेट। एक स्टेट के अंदर एक भी नेशनलिटी हो सकती है, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, एक स्टेट के अंदर हो सकती है राष्ट्रीयता। तो ये डी भी सही है। अगला, 1784 के अंदर हु डिटरमाइन द जियोमेट्रिकल बाउंड्रीज ऑफ यूएसए। यूएसए के स्टेट को देखोगे तो एकदम बराबर सीधी सीधी लाइनें खींची हुई है स्टेट्स की। ये सीधी लाइनें खींचने वाला कौन था विद्वान? ये था थॉमस जेफरसन। कौन था? थॉमस जेफरसन। अब वो जेफरसन नहीं है जो मार्क जेफरसन है, वो तो कब आता है? प्राइमेट सिटी वाले 1939 में। ये 1784 है। ये बहुत पुराने विद्वान है थॉमस जेफरसन। इन्होंने रेखात्मक सीमाओं का निर्धारण किया था। 141 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये कितनी है? 141 डिग्री वेस्ट है। कैसी है? वेस्ट है। 141 डिग्री वेस्ट किसके बीच में है? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में है। और 141 डिग्री ईस्ट किसके बीच में है? 141 डिग्री ईस्ट है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के बीच में है। पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एंड पापुआ न्यू गिनी इसके बीच में है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ध्यान रखना। ये देखो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, कनाडा और अलास्का को। अगला, कंट्रीज हैविंग डिवाइडेड कैपिटल आर। डिवाइडेड कैपिटल किस किस में है?
डिवाइडेड कैपिटल नीदरलैंड की है, हैग और एम्स्टर्डम। हैग और एम्स्टर्डम ये हुआ और ये हुआ, ये गलत, ये गलत, ये इसमें आ नहीं रहा है। नीदरलैंड में हैग है और एम्स्टर्डम है। साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सी है? साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो है केप टाउन, प्रिटोरिया, ये सब जो है। इसके अलावा हाँ, साउथ अफ्रीका के अंदर केप टाउन, प्रिटोरिया, और बोल्विया के अंदर है लापाज और सुक्रे। बोल्विया के अंदर है लापाज एंड सुक्रे। स्विट्जरलैंड की एक ही राजधानी है, तो स्विट्जरलैंड नहीं है, ACD है। स्विट्जरलैंड की एक ही राजधानी है, बाकी सब में ये है। तो नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, हैग, साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया, ब्लॉमफॉन्टेन और केप टाउन, और बोलिया में लापाज और सुक्रे। ये राइट आंसर हो गया ACD। अगला, टाइप ऑफ कैपिटल, नॉट ए करेक्ट मैच, नॉट ए करेक्ट मैच। तो इसमें कोस्टल है, लिस्बन है, वो कोस्टल, लिस्बन है वो तटीय इलाके पे है। कहां पे? तट के पास है, तट के पास है, इसीलिए कोस्टल है। रोम बहुत ही पुरानी हिस्टोरिक राजधानी है, ऐतिहासिक राजधानी है। पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी में, सीमा बीच में नहीं हो, एक सेंट्रल होती है, एक पेरीफेरी में होती है। तो ये पेरीफेरी सीमावर्ती है, वो ब्यूनस आयर्स है। पेरिफेरल में इस्लामाबाद भी है, पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद है वो पेरिफेरल है। रोम हिस्टोरिकल हो गई, कोस्टल है वो लिस्बन हो गई। सेलेक्टेड और प्रपोज्ड है पेरिस नहीं, पेरिस को सेलेक्ट या प्रपोज नहीं किया गया। सेलेक्ट और प्रपोज्ड किसको किया गया? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी को सेलेक्ट किया गया, ओटावा को सेलेक्ट किया गया, कैनबरा को सेलेक्ट किया गया, ये सेलेक्टेड वाली है। पेरिस है वो हिस्टोरिक है, पेरिस भी हिस्टोरिक राजधानी है, तो ये हिस्टोरिक राजधानी है, तो ये गलत हो गया। अगला, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कौन से हैं? स्ट्रेटेजिक जो मिनरल है वो कोई भी अब वार वगैरह होता है तो जिसके पास न्यूक्लियर शक्ति है, ज्यादा है, तो वो स्ट्रेटेजिक मिनरल होते हैं। तो ये कौन से हुए? यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम, ये संसाधनों की राजनीति कह सकते हैं हम इनसे। तो पॉलिटिक्स में जिनके पास यूरेनियम और थोरियम के भंडार ज्यादा होते हैं वो थोड़े और ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में ये बहुत ही मतलब वार के समय भी आपके पास न्यूक्लियर पावर होता है तो आप ज्यादा मतलब एडवांटेज में रहते हो। तो यूरेनियम एंड थोरियम। अब वार की वजह से उत्तर कोरिया है तो छोटा सा देश, पर उसके पास न्यूक्लियर वेपन होने की वजह से कोई उस पे कुछ भी नहीं कर पाता। यूरेनियम एंड थोरियम। अगला, अगले में पूछा गया है संघात्मक राज्यों के प्रकार, संघात्मक राज्यों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघात्मक राज्यों के प्रकार देखने, फेडरल स्टेट बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होते हैं, जैसे कि यूएसए, जैसे कि एग्जांपल है यूएसए। कॉम्प्रोमाइज पे भारत, इंडिया, नाइजीरिया, ये इसके एग्जांपल हो गए जो आपसी समझौते पर आधारित है। और कौन से होते हैं? सेंट्रलाइज्ड फेडरल स्टेट, बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड भी होते हैं, जैसे कि पहले यूगोस्लावी क्या होता था, पहले का यूएसएसआर होता था, पूर्वी जो फॉर्मर फॉर्मर यूएसएसआर युगोस्लाविया। फ्रेगमेंटेड फेडरल स्टेट नहीं होता। क्या नहीं होता? फ्रेगमेंटेड फेडरल स्टेट नहीं होता। चार तरीके के होते हैं पर ये वाला नहीं होता। तो कौन सा होता है? इम्पोज्ड होता है, ये नहीं होता। कौन सा होता है? इम्पोज्ड होता है। जैसे कि इम्पोज्ड वाले का एग्जांपल है पाकिस्तान, इम्पोज्ड वाले का है पाकिस्तान है, वो थोपा गया था। वेस्ट इंडीज भी था, वेस्ट इंडीज बिखर गया, तो ये इम्पोज्ड है, थोपा गया है। तो ए, बी और सी है, डी नहीं है। ये चार किसने दिए थे? ये चार प्रकार है वो ब्लिज ने दिए थे। किसने दिए थे? ब्लिज ने ये चार प्रकार दिए। किसने दिए? ब्लिज ने दिए हैं चार टाइप। कितने दिए? 4 टाइप्स दिए। तो ए, बी और सी है, डी नहीं है। फ्रेगमेंटेड नहीं है, इम्पोज्ड है। पाकिस्तान पहले हमारे एक सवाल आया था उसके अंदर लिखा हुआ भी था। अगला, अगले के अंदर पूछा हुआ है जियोग्राफी ऑफ इलेक्शन किताब किसकी है? तो ये है टेलर और जॉनस्टन की। टेलर और जॉनस्टन की इलेक्टोरल जियोग्राफी में बुक पूछी है, तो ये है टेलर एंड जॉनस्टन, जियोग्राफी ऑफ इलेक्शन 1979।
अगला, निम्न में से 1784 में किसने संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमाओं का निर्धारण ज्यामितीय आधार पर किया? सेम सवाल हूबहू रिपीट हुआ है, थॉमस जेफरसन। सेम सवाल रिपीट हुआ है, ये 2024 का पेपर है, ये 2024 के शुरू हो गए। इसमें जलेन ने क्या दिया? जलेन ने जियोपॉलिटिक्स दिया, स्वीडिश निवासी थे। हॉसोपर, पहले भी सवाल आया, देखो हॉसोपर जर्मनी के थे। मैकिंडर ब्रिटिश थे, मैंने अभी बोला था। स्पाइक मैन यूएसए के थे। कहाँ के थे? स्पाइक मैन है वो यूएसए के हैं। तो इनको मिलाना था। इनका वो जो टेबल है वो दी हुई नहीं है, पर आप सीधे देखे जलेन का स्वीडन, हॉसोपर जर्मनी, मैकिंडर ब्रिटिश और स्पाइकमैन अमेरिका, ये आराम से। जलेन हो गया, जलेन क्या हो गया? स्वीडिश हो गया। हॉसोपर क्या हो गया? हॉसोपर ग्रेट ब्रिटेन हो गया, सॉरी हॉसोपर जर्मनी हो गया, मैकिंडर ग्रेट ब्रिटेन हो गया और स्पाइकमैन है संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। अगला, पॉलिटिकल आइसोबार लाइंस, बाउंड्री को, जो सीमाएं होती है, राजनीतिक सीमाओं को पॉलिटिकल आइसोबार लाइंस किसने कहा है? ये कहा है एंसेल ने। ये राजनीतिक भूगोल हरिमोहन सक्सेना में दिया हुआ है कि इन बाउंड्रीज को पॉलिटिकल आइसोबार लाइंस किसने कहा है? एंसेल ने कहा है। अगला, मैकिंडर ने विश्वद्वीप शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया है? रिमलैंड के संदर्भ में? केवल रिमलैंड के संदर्भ में नहीं किया गया। संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में? बिल्कुल नहीं किया गया। बाहरी द्वीपीय अर्धचंद्राकार वृत्त के रूप में या आंतरिक सीमावर्ती अर्धवृत्त के संदर्भ में? देखो तीन चीजें दी थी। अंदर वाला जियोग्राफिकल पाइवट दिया था और फिर दिया था ये आंतरिक और फिर बाहरी। दो क्रिसेंट दिए थे, अर्धचंद्राकार वृत्त दिए थे। तो ये जो पाइवट और साथ में ये जो अर्धचंद्राकार जो आंतरिक वृत्त है, ये दोनों मिलाएंगे, इनर इनर क्रिसेंट मिलाएंगे, ये दोनों मिला देंगे, तब बनेगा क्या? जियोग्राफिकल। तब क्या बनेगा? तब बनेगा वर्ल्ड आइलैंड। तभी वो कहते हैं जो भाई इस पे राज करेगा, जो हर्टलैंड पे राज करेगा, जिसको बाद में उन्होंने हर्टलैंड बोल दिया, तो जियोग्राफिकल पाइवट क्या बन गया? अपना बन गया हर्टलैंड। तो क्या जो हर्टलैंड पे राज करेगा, जो पूर्वी यूरोप के राज करेगा, वो किस पे राज करेगा? हर्टलैंड पे करेगा, और जो हर्टलैंड पे करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड पे करेगा। तो ये दोनों मिला के हर्टलैंड, इंदर क्रिसेंट मिला के क्या? वर्ल्ड आइलैंड। अब वर्ल्ड आइलैंड क्या है? वर्ल्ड आइलैंड यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों को मिला के अफ्रीका का सहारा वाला जो एरिया छोड़ दिया जाए, ये जो एरिया है 2/3 पूरे वर्ल्ड का लैंड है और इन पे जनसंख्या रहती है 7/8। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा मैकेंडर बोल रहे हैं अपनी, क्या बोल रहे हैं? 7/8 तो यहाँ रहती है जनसंख्या, और है कितना एरिया? 2/3 है। तो ये वर्ल्ड आइलैंड पे राज करोगे, पूरे वर्ल्ड पे राज करोगे। तो इन्होंने जो हरिवंश सक्सेना ने बोला है कि आंतरिक ये होता है, पर ये थोड़ा सा लैंग्वेज उनके लिखने में थोड़ी सी, मतलब है तो वही आंतरिक सीमावर्ती अर्धवर्त पूरा, उसको लेके उसके हार्टलैंड के बीच वाला ये एरिया, उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया विद रेफरेंस टू इनर बाउंड्री सर्किल। इनर बाउंड्री, बाकी तो हो नहीं सकता। रिमलैंड हो सकता, संपूर्ण पृथ्वी हो नहीं सकती। बाहरी वाला तो उसके बाहर है, बाहरी वाला तो वर्ल्ड आइलैंड के बाहर जो बचता है, वर्ल्ड आइलैंड के जो बाहर वाला हिस्सा, वर्ल्ड आइलैंड के बाहर जो बचता है, इंसुलर, इसको क्या बोलते हैं? इंसुलर बोलते हैं। इंसुलर का अर्थ ही क्या हुआ? द्वीपीय। तो ये द्वीपीय, पूरा का पूरा क्या है? द्वीपीय, बाहरी द्वीपीय, इंसुलर, बाहरी द्वीपीय अर्धचंद्राकार है। अगला, अब ये यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है किसकी है? एसबी कोहेन की। एक मिनट, मैं शायद गड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, सॉरी, स्टीफन बी जॉन्स की। किसकी है? स्टीफन बी जॉन्स की। इन्होंने इजराइल देश के ऊपर एग्जाम्पल बताया था कि एक आइडिया है वो किस प्रकार पॉलिटिकल स्टेट बन जाता है, डिसीजन मूवमेंट, ये तो 93 का पहला पॉलिटिकल आइडिया है किस प्रकार डिसीजन के रूप में मूवमेंट और फील्ड एरिया बन जाता है। इजराइल का एग्जांपल दिया। हरिवंश सक्सेना ने बांग्लादेश पे एक पेपर लिखा था इसी पे, बांग्लादेश कैसे बना मुक्ति वाहिनी सेना से। ये बोल यहूदी धर्म एक आइडिया था, डिसीजन हुआ बेलनौर घोषणा पत्र, मूवमेंट हुआ कहाँ पे? जहां पे आज इजराइल है और इजराइल देश बन गया। ऐसा इनकी जो आइडिया एरिया चैन है ये देते हैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी।
क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत कौन देते हैं? स्टीफन पी जॉन्स देते हैं। अगला, पॉलिटिकल जियोग्राफी फिर से परिभाषा पूछी गई है। इस बार परिभाषा किसी और की पूछी हुई है। हर बार अलग पाउंड्स की पूछ ली, फिर और पूछ ली। ये रिचर्ड मूर की परिभाषा है। राजनीति भूगोल राजनीतिक एवं भौगोलिक उपक्रमों पॉलिटिकल के मध्य स्थानगत अथवा क्षेत्रीय अंतर संबंध को व्यक्त करता है। जियोग्राफिक कॉन्सेप्ट विद स्पेशल इंटरेक्शन बिटवीन जियोग्राफिकल फिनोमेना। ये कुछ अलग ही परिभाषा पूछी गई है। ये किताब जियोपॉलिटिक्स क्या है? जिट्स स्क्रिप्ट फॉर जियोपॉलिटिक्स, ये किताब किसकी है? अब देखो जियोपॉलिटिक्स शब्द आया है, जलेन तो दिख नहीं रहा, जलेन ने शब्द दिया, तो इस पे पूरी विचारधारा वाली किताब कौन लिखेगा? लॉसोपर लिखेगा। कार्ल लॉसोपर, जर्मनी निवासी। रेडजेल मल जैक्सन नहीं है। अगला, अगले में पूछा गया है कोहेन द्वारा प्रतिपादित प्रदेश किस नाम से जाने जाते? कोहेन ने थ्योरी दी थी, उसके अंदर उन्होंने 10 जियो स्ट्रेटेजिक रीजन्स बताए थे पूरे वर्ल्ड में। और ये जो जो कोहेन की थ्योरी थी, तो इसमें भू क्या है? भू जियो स्ट्रेटेजिक रीजन है, हिंदी में भले ही पता नहीं कुछ लिखे, जियो स्ट्रेटेजिक रीजन्स बताए थे उन्होंने। तो 128वें का हो गया 4 नंबर। अगला, निर्वाचन संबंधी पड़ोसी प्रभाव प्रतिमान है। इलेक्ट्रल नेबरहुड इफेक्ट मॉडल किसने दिया? ये कॉक्स ने दिया। किसने दिया? कॉक्स ने दिया। आप वोट देने जाते हो तो आप अगर डिसाइड नहीं कर रखे, पड़ोसी को पूछते हो आप किसको वोट दोगे? या 2-3 लोग बोलते हैं यार ये भी लोग इनको वोट दे रहे हैं, हम भी देते हैं। तो ये पड़ोसी वाला प्रभाव है। इन्होंने नेबरहुड इफेक्ट भी बोला और फ्रेंड्स एंड नेबरहुड इफेक्ट, ये दोनों इन्होंने बोले हैं। ये कॉक्स ने, ये मैंने पढ़ा रखा है, तो ये इन्होंने दिया। अगला, कौन सी टाइप ऑफ कैपिटल सिटी है वो नॉट ए करेक्ट मैच? हिस्टोरिकल रॉम है, देखो पहले भी आया हुआ था। प्रपोज्ड या कैपिटल सिटी है, मैंने कैनबरा एग्जांपल बताया था पिछले वाले सवाल के अंदर। पेरिफेरल कैपिटल सिटी मैड्रिड नहीं है। डिवाइडेड कैपिटल सिटी एम्स्टर्डम, ये पहले भी है। नीदरलैंड में क्या था? हैग भी है और एम्स्टर्डम भी है, तो डिवाइडेड है। पेरिफेरल नहीं है। मैड्रिड कैसी है? सेंट्रल है। मैड्रिड भी देखना, मैड्रिड है वो एकदम बीच में, देश के एकदम बीच में है, इस वजह से ये कैसी है? केंद्रीय है। ये कैसी है? केंद्रीय है, बाकी सभी सही है। 147 का 3। इस प्रकार हमारे पॉलिटिकल जियोग्राफी के सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशन? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।